हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी ए राहुल गुप्ता। आज हम लोग कोविड-19 के कारण जो बिजनेसेस पे इफ़ेक्ट आ रहे हैं उसके रिगार्डिंग कुछ टिप्स शेयर करना चाहते हैं। आज की डेट में सभी बिजनेसेस बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में हैं, सभी को एक फाइनेंशियल क्राइसिस झेलनी पड़ रही है। तो उन चीज़ को लेकर कुछ टिप्स है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता था। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोविड-19 के कारण क्या क्या एडवर्स इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे बिजनेसेस पे, पहले हम उस पर एक चीज़ पे उसको डिस्कस करेंगे। कोविड-19 के कारण एक तो सभी बिजनेसेस को जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट एक्सपेंसेस हैं, जिसमें हमारे टेलीफोन एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी और सैलरीज एक्सपेंसेस, इन सब चीज़ों के लिए जो हमारे रेकरिंग खर्चे हैं जो हमारे हर महीने होते हैं, उसके कारण हमारे बिजनेसेस पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। सेकंड इफ़ेक्ट, सभी को एक कैश क्रंच झेलना पड़ेगा, कैश की शॉर्टेज होगी, सभी के पास बैलेंसेस शॉर्ट होंगे कि वो अपनी EMIs टाइम पे कर सकें। फर्दर बिजनेसेस को रेगुलर चलाने के लिए जो वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है उसमें भी डेफिसिट सभी को फेस करनी पड़ेगी। इस पीरियड से बाहर निकलने के बाद आने वाले टाइम में ऑर्डर्स उतने नहीं रहेंगे, वो ट्रेड वॉल्यूम्स नहीं रहेंगे जितने कि आज तक चलते आए हैं। मार्केट को, सप्लाई चेंज को बिल्कुल दोबारा से नॉर्मल होने में कम से कम 6 महीने का तो टाइम लग ही जाएगा जब ये लॉकडाउन एंड होगा। सो आने वाले टाइम में हमें लोअर ट्रेड्स भी देखने को मिलेंगे। फैक्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को लेबर इश्यूज बहुत आएंगे क्योंकि बहुत सारी लेबर्स आज की डेट में काम नहीं कर रही है, और ओपन होने के बाद भी सभी लेबर्स यही कह रही है कि हमें अभी उसके जैसे ही वो ओपन होगा तो उनको अपने अपने गांव जाना है, अपने अपने विलेजेस जाएंगे, अपने घर वालों से मिलने के बाद वो दोबारा आएंगे, तब वो काम स्टार्ट करेंगे। सो लेबर्स उस तरह से अवेलेबल नहीं रहेगी जब लॉकडाउन एंड होगा। तो अगर लेबर नहीं होगी तो वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वैसे स्टार्ट नहीं हो पाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट नहीं होगी, सप्लाई चेन स्टार्ट नहीं होगी। सप्लाई चेन में उससे भी बड़ा एक प्रॉब्लम आएगा कि ऑर्डर्स ही नहीं होंगे, आगे से डिमांड नहीं होगी, तो फैक्ट्रीज तो वैसे भी नहीं चल पाएंगी। एक हमें लोअर ट्रेड वॉल्यूम्स, लेबर इश्यूज, ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। फर्दर कोविड-19 में जिन जिन बिजनेसेस का सीजनल ट्रेड था, जैसे समर सीजन में ये चीज़ें आई हैं, और ये कि बहुत ही पीक टाइम है जहाँ पर ये कोविड-19 का इशू आया है। जो सीजनल ट्रेड है, जिन जिन का समर सीजन था, वो सब, उन सब की अपॉर्चुनिटी लॉस है क्योंकि वो अब सीज़न तो ये निकल ही जाएगा, और इस सीज़न में जितना भी उनको बिजनेस करना था वो सब लॉस में जाएगा और इसकी कोई रिकवरी नहीं है। एक बार जो टाइम निकल जाएगा वो उसको रिकवर किया ही नहीं जा सकता। जैसे कि मैंने पहले बताया, सप्लाई चेन में डिसरप्शन आएगा ही आएगा क्योंकि आगे से ऑर्डर नहीं होगा तो फैक्ट्रीज उस हिसाब से काम नहीं करेंगी, फैक्ट्रीज काम नहीं करेगी, लेबर्स को पैसा नहीं जाएगा, सैलरीज पे नहीं होंगी, इलेक्ट्रिसिटी को वैसी पेमेंट नहीं जाएगी। सो वो सभी का एक वॉल्यूम, हर एक इंसान दूसरे इंसान के साथ डिपेंडेंट होता है, तो ये सभी को एक प्रॉब्लम आएगा। सप्लाई चेंज का कोई मटेरियल अवेलेबल होगा, कुछ अवेलेबल नहीं होगा। इंटरनेशनल ट्रेड बहुत डिस्टर्ब होने वाला है, वो फ्रीली ट्रेड नहीं रहेगा। हर इंसान के मन में एक डाउट रहेगा कि मतलब कि हम उस चीज़ को डील कैसे करें। आने वाले टाइम में हो सकता है हमारे कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस भी बढ़ जाएं, और ये एक बट ऑब्वियस है, इसको चांसेस जिसके बहुत ज़्यादा है कि ये चीज़ होगी, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट का जो फैक्टर है, जो हमारे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन पे जब हमारा ट्रेड होता है उस पर हमारा वो फैक्टर कम रहता है, लेकिन जब हमारा वो ट्रेड का वॉल्यूम ही नहीं रहेगा तो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट की अपोर्शनमेंट बढ़ जाएगी, जिससे हमारे प्रॉफिटेबिलिटी या कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस पे इफेक्ट आना ही आना है। नाउ, हाउ टू सेव बिजनेस। हमें इस चीज़ के ऊपर हर बिजनेसमैन को अपने अपने बिजनेसेस पे इस चीज़ को असेस करना होगा कि उसको अपने बिजनेस को कैसे बचाना है। मैं रेकमेंड करूँगा कि सारे लोग अपने अपनी जितनी जितनी सिचुएशंस चेंज हो रही हैं उस चेंजिंग सिनेरियोस में अप टू डेट रहें। उस हालात में अपनी अपनी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने के बारे में देखें कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। सो चेंजिंग सिनेरियोस को रेगुलरली अपने आप को मॉनिटर करें और अपने बिजनेस में उसको कैसे लॉस को कम मिटिगेट किया जा सकता है या कम किया जा सकता है, या कोई अपॉर्चुनिटी होती है उसको ढूंढें। प्रिवेंटिव मेजर्स जो हमें आज के टाइम पे लेने चाहिए, ये हम कुछ मेजर्स आज डिस्कस करेंगे कि हम कौन कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं ताकि हम अपने बिजनेस को बचा सकें। नेक्स्ट, प्लान फॉर फ्यूचर। आई सजेस्ट कि सभी अपने फ्यूचर्स के बारे में कुछ एडिशनल ट्रेड या ऑल्टरनेट मेथड्स पे ज़रूर वर्कआउट करें। हम अपने आज के सिनेरियोज़ को साथ साथ वो लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद भी सभी सिनेरियोज़ को साथ साथ मॉनिटर करें, और आने वाले टाइम के लिए हमें आज से ही प्लान करना होगा कि हम आने वाले टाइम में क्या क्या कर सकते हैं। आज ऑप्शंस एक्सप्लोर करेंगे तो बाद में काम कर पाएंगे। सो जो चेंजिंग सिनेरियोस है
वी रेकमेंड कि आप अपने कस्टमर से हमेशा टच में रहें, चाहे वो व्हाट्सएप के थ्रू रहें, चाहे उनको कॉल करें, चाहे उनको मंथली एक बार या वीकली कॉल कर लें, या किसी ना किसी तरीके से। ज़रूरी नहीं है बिज़नेस रिलेटेड बातें ही करनी है, आप उनसे जनरल टॉक भी कर सकते हैं, शेर व शायरी भी डिस्कस कर सकते हैं, उनके साथ इंजॉय भी कर सकते हैं, बट रिमेन इन टच विद योर कस्टमर्स। इनसे आपका एक रिलेशनशिप बॉन्ड बढ़ेगा, और सेकेंडली कस्टमर्स के साथ आपका फेथ भी बढ़ेगा। उनकी जो प्रॉब्लम्स उनको भी आ रही हैं, जो आपको आ रही हैं, वो आप एक दूसरे के साथ शेयर भी कर सकेंगे। इससे आपको बहुत सारे आइडियाज़ भी मिलेंगे। एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़, ऑल्दो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ आज की डेट में तो ख़त्म ही हो रही हैं, लेकिन आने वाले टाइम में ट्रेड कैसे काम करेगा, क्योंकि जो लोगों को डर रहता है ट्रेडिंग को लेके, कोविड-19 को लेके, वो सब चीज़ें कैसे हो सकती हैं। बेसिकली एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि अभी के टाइम पे जैसे काम होता था वैसे ट्रेड नहीं हो रहेगा। किस किस मार्केट में नए नए प्रोडक्ट्स की डिमांड आ रही है, चेंजिंग सिनेरियो को असेस करते हुए जहाँ जहाँ आपको अपने प्रोडक्ट्स को लेके या ऑल्टरनेट मेथड्स को लेके कहीं भी एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी मिले तो उस पर भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। आने वाले टाइम में ई कॉमर्स अपॉर्चुनिटीज़ बहुत रहेंगी। ई कॉमर्स बिजनेस अब आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं। उसका एक कारण ये भी है क्योंकि लोगों की सोच बदलने वाली है काम करने की, और हर बंदा घर बैठे जाता है, इसको ऑनलाइन पेमेंट करें, वो सब चीज़ें। बेसिकली ई कॉमर्स में आपकी रीच बहुत बढ़ती है प्रोडक्ट की। अगर आपका प्रोडक्ट ई कॉमर्स में आप उसको पब्लिश कर सकते हैं, वहाँ पर आप सेल कर सकते हैं, तो आप इस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर अवेल करें। अपने वर्क प्लेस को डिजिटाइज जरूर करिए। ट्रांजिशन योर वर्क प्लेस फॉर कोविड-19। ऑल्दो आई सजेस्ट कि आप सिर्फ कोविड-19 के लिए नहीं, आने वाले टाइम के लिए भी, जब भी लॉकडाउन ख़त्म होता है उसके बाद भी, अगर आप अपने वर्क प्लेस को डिजिटाइज करते हो, हाउ यू शेयर द इंफॉर्मेशन विद योर एम्प्लॉयज़, हाउ द इंफॉर्मेशन इज़ बीइंग शेयर्ड विद द कस्टमर्स, सो आई स्ट्रांगली रेकमेंड कि आप अपने वर्क प्लेस को या अपने वर्किंग मैथडोलॉजीज़ को जितना डिजिटाइज कर सकें उसको करिए। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट या कोई भी क्यूरी हो, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं इसमें आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। अप्लाई फॉर फाइनेंसिंग, ऑल्दो फंड्स तो सभी को चाहिए, काम करने के लिए चाहिए, इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए भी चाहिए। सो आई सजेस्ट जहाँ जहाँ आपको फाइनेंसिंग की अवेलेबिलिटी है, आज इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगी, और ऑल्दो बहुत सारे लोन्स अवेलेबल हैं, चीप रेट पे भी अवेलेबल है, केस टू केस बेसिस पर है, कोलेट्रल फी भी अवेलेबल है। तो जिस जिस फेज़ पे आपको फाइनेंसिंग चाहिए और वहाँ पर अगर आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसके लिए ज़रूर अप्लाई करिए। जैसे कि मैंने पहले कहा कि आपको अपने ऑल्टरनेटिव ज़रूर देखने पड़ेंगे, कि आपको अपने प्रोडक्शन के रिलेटेड जो आपका ऑलरेडी आज की डेट में प्रोसीजर चलता था उसके रिलेटेड, पर आपको हर चीज़ को लेके एक बार ऑल्टरनेट्स जरूर असेस करने पड़ेंगे कि काम करने के और कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, कॉस्ट कम करने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, सेल्स बढ़ाने के लिए, नए नए एरियाज एक्सप्लोर करने के लिए। इसके लिए आपको बहुत ही अप टू डेट रहना पड़ेगा, या आपको कोई और नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना है तो उसके लिए भी आप इसमें ज़रूर जा सकते हैं। असेस योर स्टाफिंग नीड्स, ऑल्दो जो आज की डेट में वर्कफोर्स रही है सभी बिजनेसेस की, वो आने वाले टाइम में नियर फ्यूचर शायद उतनी डिमांड ना रहे। सो इस चीज़ को लेके हमें असेस करना होगा कि अभी हमें स्टाफ का कितना रिक्वायरमेंट है। सो आई सजेस्ट कि किसी को ले ऑफ में तो खैर अभी नहीं जाना चाहिए, बट स्टिल अगर आप किसी का टाइमिंग कम करते हैं या उनकी सैलरीज में थोड़ा कट लगा देते हैं, या उनके परफॉर्मेंस हाइक्स जो उनकी इंक्रीमेंट्स हैं वो सब फ्रीज़ कर देते हैं, तो ये सब चीज़ें तो हमें करनी ही पड़ेंगी अपने आप को बचाने के लिए और बिजनेसेस को आगे चलाने के लिए। बिकॉज जब ये लॉकडाउन एंड होगा, अभी जो हमारी कॉस्टिंग सिर्फ फिक्स कॉस्ट आज की डेट में हम इंकर कर रहे हैं, जब ये लॉकडाउन एंड होगा और आप वर्किंग स्टार्ट करेंगे उस टाइम पे सारी ही कॉस्टिंग दोबारा से शुरू हो जाएगी फुल पेस पे, लेकिन उतना इनफ्लो नहीं रहेगा। तो एक वो भी बहुत एक क्रिटिकल सिचुएशन है। तो उस चीज़ को भी समझते हुए इस चीज़ के ऊपर और सभी सिनेरियोज पे हमें बहुत ही क्लोजली वर्क करना होगा। मैं भी डिस्कस करूंगा कि प्रिवेंटिव मेजर्स, कि आज के टाइम पे हम लोग क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं अपने लॉसेस को बचाने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रेकमेंड करूंगा कि एक फोर्स मेजर क्लॉज होता है लीज एंड रेंटल एग्रीमेंट। इनफैक्ट सभी ही कॉन्ट्रैक्ट्स में, चाहे वो लीज रेंटल एग्रीमेंट्स हैं, चाहे वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, चाहे वो आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट है, सभी कॉन्ट्रैक्ट्स में यूजली एक फोर्स मेजर क्लॉज होता है। तो आइए पहले हम देखते हैं कि फोर्स मेजर क्लॉज होता क्या है। फोर्स मेजर कैन बी टर्म्ड एज एन इवेंट और इफेक्ट दैट कैन बी नीदर एंटिसिपेटेड नॉर कंट्रोल। सो ऐसा कोई इवेंट या ऐसी कोई घटना जिसको ना हम सोच सकते हैं और ना ही जिसका हमारे ऊपर कोई कंट्रोल्ड है,
उस चीज़ को हम फोर्स मेजर कहते हैं. So basically it can be referred to unforeseeable circumstances that prevent someone fulfilling a contract. हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कर लिया अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, बट कुछ ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं जो कि हम सोच भी नहीं सकते, ना हम उसको देख सकते हैं, ना ही उसका हमारे ऊपर कोई कंट्रोल है. तो जब ऐसी कोई सिचुएशन अराइज होती है तो हमने कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलरेडी एंटर कर रखे हैं, चाहे वो लीज रेंटल के हैं, चाहे वो आउटसोर्सिंग के हैं, चाहे वो प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल, आप मटेरियल परचेज करते हैं उसके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं. इन सभी कॉन्ट्रैक्ट्स में जब आप उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे कॉन्ट्रैक्ट को, बिकॉज कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हैं जिसका ना हमारे ऊपर कंट्रोल है, ना हम उसको सोच सकते हैं, ना हमें वो हमारा उस पर कोई, हम उसको सोच भी नहीं सकते, ना हम उसको देख सकते थे पहले. तो ऐसे जब कोई इवेंट होते हैं तो उसको हम फोर्स मेजर कहते हैं. वाइल फोर्स मेजर हैज़ नीदर, ऑल्दो फोर्स मेजर ना ही कहीं डिफाइंड है, बट स्टिल ये एक सेक्शन 32 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इसकी डिफाइन किया गया है, ऑल्दो पर इसमें कहीं भी इंडियन लॉज में इसको कहीं और भी डिफाइन नहीं किया गया है. फोर्स मेजर क्लॉज प्रोवाइड्स अ टेम्परेरी रिप्रीव टू अ पार्टी फ्रॉम परफॉर्मिंग इट्स ऑब्लिगेशन अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट अपॉन सम कंटिजेंट इवेंट दैट बिकम्स इम्पॉसिबल टू परफॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट. फोर्स मेजर क्लॉज एक टेम्परेरी रिलीफ देता है पार्टीज़ को कि वो अपनी ऑब्लिगेशंस, उनकी जो ड्यूटीज़ बनती थी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, उसको पूरा करने के लिए जब कोई ऐसी कंटिजेंट होता है कि जैसे हम आज की डेट में जैसे हम श्योर नहीं हो सकते, ना हमें उसके बारे में पता था, ऐसा कोई इवेंट होता है जिसकी वजह से हम कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में हम फोर्स मेजर क्लॉज को इन्वोक करके अपनी ऑब्लिगेशन से टेम्परेरी हम उसको डेफर कर सकते हैं, उसको आगे के टाइम पे डिले कर सकते हैं. This clause can be used to prevent the financial losses in the ongoing business crisis due to COVID-19 outbreak. The applicability and validity of this clause in this pandemic clause is duly justified by government office memorandum. Basically, बहुत सारे लोगों का ये भी कंसर्न रहा है कि ये फोर्स मेजर क्लॉज हम कोविड-19 में क्लेम कर सकते हैं, इन्वोक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. सो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने एक ऑफिस मेमोरेंडा निकाला था अपने इंटरनल डिपार्टमेंट के लिए, जिसमें फोर्स मेजर के ऊपर क्लैरिफिकेशन दी हुई है. ऑफिस मेमोरेंडा नंबर दिस इशूड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर प्रोक्योरमेंट पॉलिसी डिवीजन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डेटेड 19 फरवरी, जिसमें गवर्नमेंट ने एक इंटरनली अपनी क्लैरिफिकेशन इशू की है फॉर इन्वोकिंग फोर्स मेजर क्लॉज. The force majeure clause can be invoked to prevent safe payments of lease rental. ये हम एग्जांपल दे रहे हैं, अगर आपकी जैसे हम बहुत सारे बिजनेस यूनिट्स रेंट पे रह रहे हैं, रेंट पर अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, सो लीज रेंटल की जो रेंट की पेमेंट्स हैं, आपकी लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स के जो पेमेंट्स हैं, जो आपकी अदर कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस हैं, ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड आप उन सारे पेमेंट्स को डिले कर सकते हो बाय इन्वोकिंग फोर्स मेजर क्लॉज. बेसिकली लीज रेंटल्स और लेबर कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट्स तो बहुत सारी हमने भी अपने केस में देखी हैं, पार्टीज इसको इन्वोक कर रही हैं. ये ऑफिस मेमोरेंडा की कॉपी है जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने इशू किया था, जिसमें उनका कोई एग्रीमेंट है, जिसमें उनका पैरा नंबर 9.7.7 उनका इंटरनल कॉन्ट्रैक्ट था, जिसमें उन्होंने इस चीज़ को क्लैरिफाई किया गया है कि आप फोर्स मेजर इन्वोक कर सकते हैं फॉर द कोविड-19. फ्रेंड्स, इसमें मैं एक चीज़ कहूँगा, हम सेकंड पैरा पे जाते हैं. द डाउट हैज़ अराइजन इफ द डिसरप्शन ऑफ द सप्लाई चेन्स ड्यू टू स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस इन चाइना or any other country will be covered in the force majeure clause. In this regard, it is clarified that it should be considered as a case of natural calamity, and force majeure clause may be invoked wherever considered appropriate following the due procedure as above. ये फोर्स मेजर क्लॉज उनके कॉन्ट्रैक्ट का है, जिसको वो कह रहे हैं, डिपार्टमेंट ने क्लैरिफाई किया है कि हम उसको क्लेम कर सकते हैं उनके इंटरनली. तो जिसमें वो उनके कोई ये कॉन्ट्रैक्ट उनका प्रोक्योरमेंट ऑफ कुछ गुड्स लेने का कॉन्ट्रैक्ट था, जिसमें वो फोर्स मेजर क्लेम करके उसको डेफर करना चाहते हैं. ऑल्दो गवर्नमेंट ने इस नोटिफिकेशन में फोर्स मेजर क्लॉज को एक नेचुरल क्लाइमिटी में के अंदर इसको क्लैरिफाई किया हुआ है कि हम इसको नेचुरल क्लाइमिटी में क्लेम करके इन्वोक कर सकते हैं क्लॉज को, बट नेचुरल क्लाइमिटी कोविड-19 नहीं है. अकॉर्डिंग टू अस, कोविड-19 इज अ मैन मेड डिसीज, so it is not a natural calamity. Natural calamity is an act of God, but still in this case these situations are beyond our control, which are not anticipated and unforeseeable.
सो वी कैन इन्वोक द फोर्स मेजर। फोर्स मेजर क्लॉज का एक स्पेसिमन हमने दिया है कि कॉन्ट्रैक्ट्स में फोर्स मेजर क्लॉज कैसे होता है। अपॉन द occurrence of any event beyond the control of the parties. So basically force majeure is the occurrence of any event that is beyond the control of parties, including fire, accident, riots, flood, earthquake, storm or any other natural calamity, terrorist activities, war. So ये सब एग्जाम्पल्स हैं कि फोर्स मेजर क्लॉज जैसे हमारे कॉन्ट्रैक्ट में होता है, ये उसका एक स्पेसिफिन दिया हुआ है। लीगली फोर्स मेजर क्लॉज में जो जो इवेंट्स स्पेसिफाई किए गए हैं, सिर्फ उन्हीं इवेंट्स पे हम फोर्स मेजर क्लॉज को इन्वोक कर सकते हैं। बट फॉर द कोविड-19 वी कैन इन्वोक द फोर्स मेजर बिकॉज इट इज़ बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द पार्टीज। अगर कोई पार्टी आपको कहती है कि हम फोर्स मेजर क्लॉज इन्वोक नहीं करने देंगे आपको, उसका सोल्यूशन हम आपको आगे नेक्स्ट में बताएंगे। उसके लिए एक फ्रस्ट्रेशन, डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन होता है, तो वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, जिसको फ्रस्ट्रेटेड कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं, ये कोई क्लॉज नहीं है। बेसिकली दिस डॉक्ट्राइन, दिस लॉ इज प्रेजेंट इन इंडिया अंडर सेक्शन 56 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इट सेज दैट एनी एक्ट विच वॉज टू बी परफॉर्म्ड आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बिकम्स अनलॉफुल और इम्पॉसिबल टू परफॉर्म एंड विच द प्रोमिसर कुड नॉट प्रिवेंट, then such an act which becomes impossible or unlawful will become void. So इसमें बेसिकली कहा हुआ है कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद अगर वो कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो जाता है परफॉर्म करने के लिए, या वो अनलॉफुल होता है, हमारे केस में इम्पॉसिबल टू परफॉर्म रहेगा, उस केस में जिसमें एंड उसके आगे भी एक कंडीशन लगाया हुआ है, एंड विच द प्रोमिसर कुड नॉट प्रिवेंट। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होनी चाहिए जिसमें जिसकी ऑब्लिगेशन है, प्रॉमिसर जिसने प्रॉमिस किया है कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट में ये काम करूँगा, वो किसी भी तरीके से उसको बचा सकता है। ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है। अगर वो नहीं, बिल्कुल भी नहीं बचा सकता, वो बियॉन्ड कंट्रोल है, इन दैट केस दैट कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइड। वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया जा सकता है, चाहे वो प्रोविज़न आपके कॉन्ट्रैक्ट में है या नहीं है। तो फोर्स मेजर हम बेसिकली क्लेम करते हैं अगर हमें टेम्परेरी रिलीफ देना है किसी कॉन्ट्रैक्ट से अगर हम लीज रेंटल में बात करें या प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स में बात करें। जैसे प्रोक्योरमेंट में हम कहते हैं कि किसी पार्टी का अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें वो कहता है कि हमें हर महीने 50 लाख के गुड्स सप्लाई करने हैं। सो अभी ये लॉकडाउन के अंदर ना हो वो पार्टी आगे डिलीवर कर सकती है, ना उसके लिए डिमांड है। तो अगर वो 50 लाख के गुड्स की प्रोक्योरमेंट को डिले करना चाहता है कि मैं इन 3 महीने के लिए रिलीफ चाहता हूँ, ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा 2-3 महीने अप्लाई ना हो, तो उस केस में वो फोर्स मेजर क्लेम कर सकता है। बट फ्रस्ट्रेटेड कॉन्ट्रैक्ट में ये बेसिकली पूरा का पूरा ही कॉन्ट्रैक्ट आपका कैंसिल होगा। So in simple words, the contract's performance will become impossible because of some intervening or supervening event after the contract has been made. कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद कुछ ऐसा सुपरविनिंग इवेंट होता है जो कॉन्ट्रैक्ट से भी सुपीरियर है, जिसका हमारे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। सो उस केस में हम डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन अप्लाई करेंगे। अगर हम इन दोनों की सिमिलैरिटीज़ की बात करें, फोर्स मेजर और फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, तो बेसिकली दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट एक में अंदर एक सुपरविनिंग इवेंट होना चाहिए जो कि बियॉन्ड कंट्रोल हो। इफ़ इट इज़ फोर्सिएबल देन इट इज़ अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि हमने पहले कहा कि फोर्स मेजर में इट मस्ट बी अनफोर्सिएबल सर्कमस्टांसेस। इन केस द सर्कमस्टांसेस आर फोर्सिएबल देन इट इज़ अ ब्रीच। Also, this supervening event must render the performance. The effect of both force majeure and the doctrine of frustration leads to discharge of contract between the parties, thus relieving them of their obligations under the contract. दोनों ही केसेस में फोर्स मेजर और डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन में दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट से हमें रिलीफ मिलता है। इन दोनों में ये चीज़ की सिमिलैरिटी रहेगी। So it is clear that if force majeure clauses are not incorporated in contracts between parties, then the doctrine of frustration will be applied. So जैसे कि फोर्स मेजर अगर किसी को टेम्परेरी रिलीफ चाहिए तो वो फोर्स मेजर ही क्लेम करेगा, बट इन केस अगर फोर्स मेजर क्लॉज कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं किया हुआ या उसके इवेंट्स मेंशन नहीं है या दूसरी पार्टी आपको उस चीज़ पे एग्री नहीं होती, तो आप डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। सो ये एक बात तो बहुत क्लियर है, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, चाहे वो लीज का है, चाहे वो लेबर का है, चाहे वो गुड्स का है, चाहे वो किसी सर्विसेज का है, आउटसोर्सिंग है, वो सभी कॉन्ट्रैक्ट्स की जितनी भी हमारी फिक्स्ड पेमेंट्स हैं, हम उन सब से रिलीफ ले सकते हैं।
इसके लिए आपको दूसरी पार्टी को एक मेल लिखकर या उनको एक रिटर्न में आपको सबमिशन देना होगा, जिसमें आप उनसे फोर्स मेजर क्लॉज के तहत आप उसमें हम उसको रिलीफ क्लेम करेंगे, या आप 2 महीने के लिए कर रहे हैं, 3 महीने के लिए कर रहे हैं। बट यूजुअली जो मैंने अभी देखा है कि सभी पार्टीज 3 महीने के लिए क्लेम कर रही हैं, चाहे लॉकडाउन हमारा अभी 3 महीने का नहीं हुआ है, और मोस्ट ऑफ द अदर पार्टीज आर अलाउइंग दिस। थर्ड मेजर, जैसे कि आपको पता ही है, आरबीआई ने मॉरेटोरियम फैसिलिटी दी है कि ईएमआई पेमेंट्स को, जैसे हमने पहले बताया कि वो कैश क्रंच एक रहेगा सभी के पास कि ईएमआई की पेमेंट कैसे करेंगे। सो आरबीआई ने एक रेगुलेटरी मेजर्स के लिए डेट बर्डन को कम करने के लिए सभी बोरर्स को ईएमआई का 3 महीने के लिए मॉरेटोरियम डेफर करने की एक फैसिलिटी दी है कि सारी ईएमआई 3 महीने तक आगे हो जाएंगी। ये पीरियड 1 मार्च 2020 से 31 मार्च 2020 तक एप्लीकेबल है। इसके अंदर जितने भी हमारे ईएमआईज ड्यू हो रही हैं वो सारी 1 जून से ड्यू होंगी, वो 3-3 महीने तक आगे चली जाएंगी। बेसिकली जो टर्म लोन्स है उसमें तो वो 3 महीने के लिए आगे डेफर हो जाएंगी, बट जो वर्किंग कैपिटल है वो उस 3 महीने में ये इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, और वो सारा का सारा इंटरेस्ट डिमांड किया जाएगा 1 जून को। इन दोनों में एक चीज़ है कि बेसिक जो प्राइवेट बैंक्स है वो बैंक्स ऑटोमेटिकली इस फैसिलिटी को नहीं दे रहे हैं, उसके लिए आपको ऑनलाइन उनकी साइट पे अप्लाई करना होता है। लेकिन नेशनलाइज बैंक पे जो हमें देखने को मिला है वो उल्टा चल रहा है, वो ऑटोमेटिकली इन सब फैसिलिटीज़ को अवेल करवा रही हैं, बट जो पे करना चाहता है उसको रिक्वेस्ट देनी होगी। सो मॉरेटोरियम फैसिलिटी में 3 महीने तक हमारा ईएमआई डेफर हो सकता है, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी जो चीज़ रही रहेगी कि मॉरेटोरियम बेसिकली होता है कि उस टाइम पे जो इंटरेस्ट आपको लगेगा वो लगता ही रहेगा, उसमें कोई रिलीफ नहीं है। सो ईएमआईज़ की चाहे बात करें, चाहे वर्किंग कैपिटल, सीसीओडी की बात करें, इन सभी पीरियड में इंटरेस्ट लगता रहेगा, इंटरेस्ट नहीं रुकेगा। बहुत सारे लोग इस चीज़ को एज्यूम कर रहे हैं कि ईएमआईज़ हमारी 3 महीने तक डिले हो गई हैं, बट इस चीज़ को, इस फैक्ट को इग्नोर कर रहे हैं कि इंटरेस्ट उस पर कंटिन्यूसली उस पर लेवी होगा। और इन अवेलिंग दिस मॉरेटोरियम फैसिलिटी द अल्टीमेट रिजल्ट इज कि एडिशनल हमें एडिशनल कॉस्ट बेयर करनी होगी बाय वे ऑफ एडिशनल इंटरेस्ट ड्यूरिंग दिस मॉरेटोरियम फैसिलिटी। हम इसको अभी एक एग्जांपल से भी देखेंगे। मॉरेटोरियम फैसिलिटी टर्म लोन, सीसीओडी, केसीसी, क्रेडिट कार्ड, इन सभी पे अवेल की जा सकती है। इनफैक्ट जो क्रेडिट कार्ड की जो हमारी ईएमआईस होती हैं या उसकी जो भी पेमेंट्स है, अगर हम उसको भी मॉरेटोरियम में लेके जाते हैं तो उस पर भी जो एप्लीकेबल इंटरेस्ट है वो भी एप्लीकेबल रहेगा और वो लगता रहेगा। वी स्ट्रांगली रेकमेंड कि इन केस यू आर एबल टू पे, अगर आप ईएमआईस पे कर सकते हो तो आप इस फैसिलिटी को ऑप्ट मत करिए, बिकॉज ये एक फैसिलिटी सिर्फ उन्हीं केसेस के लिए बेटर रहेगी जिनके पास बिल्कुल भी कोई ऑल्टरनेट अरेंजमेंट नहीं है। अदरवाइज रिजल्ट्स यही रहेंगे कि आपको एडिशनल कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। जो जितना भी आपको एडिशनल इंटरेस्ट लगेगा वो तो आपको, या तो आपको अपनी ईएमआईस आफ्टर मॉरेटोरियम फैसिलिटी ईएमआईस की अमाउंट इंक्रीज करके उसको सेट ऑफ कराना होगा, या आप अपना रीपेमेंट पीरियड एक्सटेंड करवा सकते हैं। से अगर किसी का होम लोन 10 ईयर्स का चल रहा है और वो ये 3 महीने के लिए मॉरेटोरियम अवेल कर रहा है, तो वो 10 ईयर्स 3 मंथ्स तक उसको वो उसका रीपेमेंट शेड्यूल हो जाएगा, जिसमें से फर्स्ट 3 मंथ्स उसने पे नहीं किया। बट अल्टीमेटली ये 3 महीने एक्सटेंड कराने के बाद भी हो सकता है कि उसके ईएमआईस में कुछ ज़्यादा इफेक्ट रहे, बट वो सबकी इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्टेड, जिस कॉन्ट्रैक्ट पे आपका ये लोन्स आपने अवेल किए हुए हैं उस पर डिपेंड करेगा। हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, अगर किसी का हाउसिंग लोन 1 CR का चल रहा है, फेब मंथ में से उसका आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल 1 CR है, 9% का उसका एक इंटरेस्ट रेट हम एज्यूम कर रहे हैं, फेब के मंथ में उसका 75,000 का इंटरेस्ट लगता है। इसकी टेन्योर हमने 20 ईयर्स कंसीडर की हैं। 20 ईयर्स पे 1 CR पे 9% के अकॉर्डिंग ईएमआई इतनी आपकी नियरली 90,000 आएगी। से अगर वो फेब का मंथ उसने ईएमआई पे किया, नेक्स्ट उसने मार्च में पे किया, अज्यूम कर लेते हैं कि हम अप्रैल और मई में उसने मॉरेटोरियम अवेल कर लिया, इस मॉरेटोरियम में उसने कोई रीपेमेंट नहीं किया, क्रेडिट डिफ़ॉल्ट नहीं होगा क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइंस है, लेकिन इंटरेस्ट इस पर लगता रहेगा। जो उसका अमाउंट फेब में 1 CR था, अप्रैल में वही अमाउंट उसका ओपनिंग 99,69,000 था, लेकिन पेमेंट ना करने की वजह से और इंटरेस्ट कंटिन्यूसली लगने की वजह से आप उसको 2 महीने बाद देखेंगे तो हमारा आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल 1,01,20,000 हो जाएगा। जून से वो फिर पेमेंट शुरू कर देगा और एज ऑन वो शेड्यूल चलता रहेगा। लेकिन इसका नटशेल अगर हम देखें
इन 5 महीनों में उसको टोटल 2,70,000 का पेमेंट किया, और उसका अगर हम लॉस देखें, जितना उसने 270 पे किया और फेब का ओपनिंग और जून का क्लोजिंग देखें, फेब का ओपनिंग से भी ज़्यादा उसके ड्यूज क्रिएट हो गए एट द एंड ऑफ जून। सो जितना उसने पेमेंट पे किया वो भी सारा इंटरेस्ट में चला गया, रेदर उसका 1,05,000 एडिशनल उसको आउटस्टैंडिंग अमाउंट भी उसका इंक्रीज हो गया। तो नियरली जस्ट एक ये 2 महीने की फैसिलिटी अवेल करने से इस केस में हमारा 3,76,000 नियरली हमारा लॉस हमको बियर होता है। सो एक ये बहुत ही ह्यूज लोन है। सो वी स्ट्रांगली रिकमेंड कि अगर आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं तो आप इसको करिए। अगर नहीं कर सकते तो अगर हम इसके लिए कोई ऑल्टरनेट फंड्स अरेंज कर लेते हैं तो उसके थ्रू भी हम अपनी इस फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं, लेकिन उसमें हमारा लॉस काफ़ी कम रहेगा। वो हम अपने 4th मेजर में देखेंगे। सेम हमने एक सेकेंड एग्जांपल लिया है कार लोन का। किसी का अगर 5 लाख का कार लोन चल रहा है, 9% पे एज्यूम कर रहे हैं, आप इसमें देख सकते हैं उस केस में उसको 18,607 का नियरली लॉस हो रहा है। ये 2 महीने में जो वो पेमेंट नहीं कर रहा है, इस 2 महीने का इंटरेस्ट लग रहा है, प्लस जितना उसने पेमेंट किया हम प्रिंसिपल से कंसिडर कर रहे हैं। फेब में उसका प्रिंसिपल 5 लाख था, क्लोजिंग जून में है, 24,000 उसने पे किया है, सिर्फ प्रिंसिपल उसका 5,500 से कम हुआ है। तो 24,000 से 5,500 हम लेस कर रहे हैं तो 18,000 का उसको इस केस में भी लॉस हो रहा है। इस 5 महीने पे का टाइम निकलने के बावजूद भी वो नियरली उसी पोजीशन पे खड़ा है जहां वो फेब में था। अगर आप अपनी ईएमआईज डिले करना चाहते हैं और मॉरेटोरियम का जो लॉस हमें एडिशनल इंटरेस्ट कॉस्ट बेयर हो रहा है उसको हमें मिटिगेट भी करना है, तो हम इस एक और मेथड से भी कर सकते हैं अगर हम कोई अल्टरनेट फंड अरेंज करें। सो इन दिस 4th measure we can say that you can delay the EMI payments by arranging alternate unsecured loan or any other alternate sources. Even these arrangement may also levy additional interest, but the impact of interest levy under the alternate fund arrangement or under moratorium may have significant effect. अगर हम कोई सेपरेट लोन एक छोटा सा ले लेते हैं अपनी 2-3 महीने या 5-4 महीने की EMIs पे करने के लिए, उस एडिशनल लोन पे जो हमारा इंटरेस्ट होगा और जो मॉरेटोरियम पे जो हमारा इंटरेस्ट लग रहा है उनमें उसमें बहुत फ़र्क रहेगा। ऑल्दो अगर हम कोई एडिशनल लोन लेते हैं तो उसकी EMIs डे 1 से ही स्टार्ट हो जाती हैं, लेकिन उसकी EMIs इतनी सिग्निफिकेंट नहीं होती कि हम उसको बेयर ना कर सकें। सो उसमें भी आपके पास बहुत सारे फ्लेक्सिबल प्लान्स अवेलेबल रहेंगे इस इम्पैक्ट के अकॉर्डिंग। ये केस टू केस वेरी करेगा, लेकिन इसमें हम फिर भी इंटरेस्ट काफ़ी बचा सकते हैं। इसके अभी हम एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। ये वही इलस्ट्रेशन है जो हमने हाउसिंग लोन की 1 ईयर की दिखाई थी। अगर इस केस में मैं बात करूं, हमारे पास 90,000 का हमारा मंथली EMIs है। अगर हमें 2 महीने का EMI अरेंज करना है ऑल्टरनेट फंड्स के थ्रू तो हमें टोटल 1,80,000 चाहिए नियरली। सेम अगर हमें 3 मंथ्स का चाहिए तो हमें 2,70,000 चाहिए। तो हमने पहले 3 इलस्ट्रेशंस में 2 महीने का इलस्ट्रेशन लिया है, बाकी 3 में 3 महीने की EMIs अगर हम ऑल्टरनेट फंड से अरेंज कर रहे हैं। पहले इलस्ट्रेशन में हम देखते हैं अगर हम 2 महीने की EMIs के लिए एडिशनल लोन लेते हैं 1,80,000 का, और वो लोन हम 1 साल का ले रहे हैं, एडिशनल लोन जो हम ले रहे हैं वो 1 साल का ले रहे हैं, अज्यूमिंग अनसिक्योर्ड लोन, क्योंकि उस पर हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है कि हम 14% पे अज्यूम कर रहे हैं। अगर हम 1 साल के लिए 1,80,000 पे करते हैं तो हमारा EMI एडिशनल बनेगा 16,162। इस 1,80,000 से आप इस लोन में यहाँ पर आप पेमेंट कर पाएंगे, और ये जो एडिशनल आपने 180 लिया है इसका हमारा एडिशनल EMI स्टार्ट हो जाएगा। इस इलस्ट्रेशन में एडिशनल फंड अरेंजमेंट में हमारा एडिशनल लोन का जो इंटरेस्ट है वो टोटल पूरे साल का 13,940 रुपीज़ लगेगा, जबकि हमने मॉरेटोरियम में देखा कि हमने सिर्फ 2 महीने की इंस्टॉलमेंट्स छोड़ी थी, उसके लिए हमें लॉस हुआ 3,75,000, और इस केस में हमारा सिर्फ लॉस हो रहा है 14,000। तो ये कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। ऑल्दो 1 साल पे होने की वजह से इसका EMI अमाउंट ज़्यादा है। अगर किसी को इतनी अमाउंट नहीं पे कर सकता तो हम इसके सेकंड अरेंजमेंट में जा सकते हैं, जिसमें 2 साल के लोन पे सेम 2 मंथ्स की EMI का अरेंजमेंट करने पर इतनी EMI है। 3 साल का अगर हम एडिशनल फंड लेते हैं तो उसका EMI इतना है। इनफैक्ट अगर हम 3 साल के लिए भी लेते हैं तब भी हमारे को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा पूरे 3 साल में 41,000 ईयरली, और यहाँ पर हमारा जो इंटरेस्ट था वो 1,52,000, और जो लॉस हमारा इसमें हो रहा था वो 3.75 लाख का। अगर हम इसी तरह हम 3 साल की अगर हम ऑल्टरनेट फंड अरेंज करते हैं 1 साल के लिए,
3 महीने की ऑल्टरनेट फंड अरेंज करते हैं, 1 साल के लिए एडिशनल लोन लेते हैं, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, उन सब की इलस्ट्रेशन दी हुई है। अगर किसी ने 3 महीने की अपनी EMI ऑल्टरन एडिशनल लोन से एडजस्ट करनी है तो हम 2,70,000 का लोन ले रहे हैं, उसका EMI 3 साल के लिए 9,228 है। इसका इंटरेस्ट इस एडिशनल लोन पे पूरे 3 साल में टोटल 62,000 लगेगा। और जो हम मॉरेटोरियम में पे कर रहे हैं उसका और इसमें बहुत डिफरेंस है। सिग्निफिकेंटली हम मेजर अमाउंट अपना सेव कर लेते हैं अगर हम इस रूट पे जाते हैं। अब सवाल आता है कि हमें ये लोन अरेंज कैसे करना है, क्योंकि इन लोन्स की अमाउंट ज़्यादा नहीं है, 1,80,000 या 1 और 2 लाख और 3 लाख के अंदर ये ख़त्म हो जाते हैं। ये बहुत सारे लोन्स आपको अपने प्राइवेट बैंक्स में ऑनलाइन ही मिल जाते हैं और इसके लिए आपको बैंक में जाने की भी ज़रूरत नहीं है। चाहे वो आपकी क्रेडिट कार्ड लिमिट के अगेंस्ट है, चाहे वो आपकी क्रेडिट रेटिंग के ऊपर है, चाहे वो आपके बैंकिंग ट्रांजैक्शन के ऊपर है। प्राइवेट बैंक्स, IDFC, इंडसइंड बैंक, बहुत IDFC फर्स्ट, बहुत सारे बैंक्स हैं ऐसे जो ऑनलाइन आपकी नेट बैंकिंग पे ऑफर्स आपको आती रहती हैं। आपको जस्ट ऑनलाइन जाके फॉर्म फिलअप करना है और आपके अकाउंट में इंस्टेंटली पेमेंट क्रेडिट हो जाती है और जो भी EMIs हैं वो डिटेल्स आपको उनकी नेट बैंकिंग साइट पे मिल जाएगी। उन्हीं फंड से आप अपनी EMIs यहाँ पर पे कर सकते हैं। आपका यहाँ भी लॉस नहीं होगा और आपका यहाँ पर जो इंटरेस्ट पे करना है इससे आपकी जो एक्चुअल लॉस था उसमें बहुत सारी सेविंग हो जाएगी। सेम इलस्ट्रेशन जैसे हमने पहले आपको कार लोन की दिखाई थी, इसी कार लोन का हमने एडिशनल लोन जो हम परचेज करेंगे उसकी भी कैलकुलेशन की हुई है। कार लोन पे हमारी EMI 8,000 की है, 2 महीने की EMI अगर हमें अरेंज करनी है 16,000, 3 मंथ्स की करनी है तो 24,000, 2 मंथ्स की अगर करनी है तो हमने, क्योंकि अमाउंट इसका बहुत कम है तो इसलिए हमने 6 मंथ्स टेन्योर, 12 मंथ्स टेन्योर, 2 ईयर्स टेन्योर, 3 इलस्ट्रेशंस ली हैं। इसकी अगर आप EMI अमाउंट देखें और इसका टोटल EMI अमाउंट ये है और आपका जो टोटल इंटरेस्ट आपको एडिशनल लोन पे करना है और जो आप एक्चुअली पे कर रहे हैं मॉरेटोरियम के अंदर, दोनों के अंदर डिफरेंस है। अगर हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 ईयर्स केस में भी जा रहे हैं तो तब भी आपको 2 मंथ्स का मॉरेटोरियम क्लेम करने पे 7,800 का एडिशनल इंटरेस्ट लग रहा था। इस केस में आपका सिर्फ 3,600 का लग रहा है। मार्जिन कम है क्योंकि लोन अमाउंट कम है। जैसे हम इस केस में देख रहे हैं, इस केस में हमारे पास लोन अमाउंट ज़्यादा है तो इसलिए हमारे पास डिफरेंस भी ज़्यादा आ रहा है। तो इस तरह से अगर आपका छोटा लोन है तो ये तो आपको बड़े आराम से नेट बैंकिंग साइट पे मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप एडिशनल लोन लेके अपने EMI पे ऑफ कर सकते हैं और अपना इंटरेस्ट सेव कर सकते हैं। नाउ our fifth measure, adjustment to personal expenses. Since the payout, फिफ्थ मेजर है हमारा एडजस्टमेंट टू पर्सनल एक्सपेंसेस। पर्सनल एक्सपेंसेस में बेसिकली हमारे वो सैलरीज और वेजेस ही कवर होती हैं। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि सैलरीज में कट लगा रहे हैं या अपने उनकी परफॉर्मेंस हाइक्स या उनकी इंक्रीमेंट्स को हम फ्रीज करते हैं। बेसिकली इस पोजीशन पे ले ऑफ पे जाना तो एक वाइबल ऑप्शन नहीं है ऑन द मॉरल ग्राउंड्स, बट ये सब सिचुएशंस केस टू केस बेसिस पे वेरी करेगी। सो वी सजेस्ट दैट द पे आउट्स ऑफ द सैलरीज एंड वेजेस कैन बी एडजस्टेड इन म्यूचुअल कंसेंट। हर किसी के अपने रिलेशन है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, वर्किंग्स कैसे करवा सकते हैं या वो कैसे कर सकते हैं, ये केस टू केस बेसिस में हर बिजनेस ओनर की अपनी राय है इस पर। सो बेसिकली ये तो म्यूचुअल कंसेंट पे ही इसकी एडजस्टमेंट करने पे मैं राय दूंगा। सो वी कैन डिस्कस इट विद द एम्प्लॉयज़ एज वेल कि हम जो भी मैक्सिमम पॉसिबल एक्शंस ले सकते हैं इन एवरी वंस इंटरेस्ट, सो वही एक्शन हम इस पर लें। द एम्प्लॉयज़ may be entirely dependent upon us or they may have the alternate source of income. हर एम्प्लॉयज़ की जहाँ वो काम कर रहा है अकेला वही एक सोर्स भी हो सकता है उनके पास और सारे सोर्सेज भी हों अर्निंग के। द alternate source of earning may also include the family source of income or having reasonable financial strength to survive in this pandemic situation. कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे भी हैं जिनका फैमिली सोर्स और कोई नहीं है या उनकी भी फैमिली पे उनके पास बर्डन है। वो ये एक क्राइटेरिया भी हमें ध्यान में रखना चाहिए बिकॉज इनकी एक सब कट लगाने से पहले या उनको ले ऑफ करने से पहले वी सजेस्ट ऑन अ मॉरल ग्राउंड्स ऐसे एम्प्लॉयज़ जो एंटायरली डिपेंडेंट है आपके ऊपर उनका तो आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। सो अगेन those employees and laborers which are entirely dependent on the owner, we must say that such employees or laborers should be taken care of. Those payments can be treated as a donations on personal front in case you are not eligible, not feeling well कि हम उसको पेमेंट ऑन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको हमारा पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप उनको कुछ पीरियड के लिए पेमेंट कर सके तो वह अपने डोनेशंस मान के कर लीजिएगा।
So such an act is purely a personal view. Although adjustment to personal expenses, सैलरीज और वेजेस में जो भी एडजस्टमेंट करना है ये एक प्रिवेंटिव मेजर है, बट उसका वॉल्यूम क्राइटेरिया कितना रहेगा वो सब एक मॉरल ग्राउंड्स पे रहेगा और केस टू केस बेसिस पे वेरी करेगा। गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऑर्डर्स निकाले हैं जिसमें वो और सभी एमएसएमईज को ये कह रही हैं कि आप अपनी फुल पेमेंट करें सैलरीज और वेजेस की, बट ये प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे पॉसिबल नहीं है। सो हमारी पहली वाली पोस्ट में हमने शेयर भी किया था कि एक कंपनी ने ऑलरेडी इस डिसीजन के अगेंस्ट, गवर्नमेंट के डिसीजन के अगेंस्ट उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी इसकी पटिशन लगा रखी है, बिकॉज उनका मंथली पेमेंट ही 1.75 CR है। तो इस लॉकडाउन पे ना उनका कोई इनफ्लो आ रहा है और लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद भी कोई भी इनफ्लो इमीडिएट नहीं आने वाला, सप्लाई चेन शुरू होने में टाइम लगता है, नियरली मैं तो उसको 6 महीने तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सो जो गवर्नमेंट के डायरेक्शंस हैं जिसमें वो फुल सैलरीज और वेजेस लॉकडाउन पे करना, बट एट द सेम टाइम गवर्नमेंट ने बिजनेसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके पर्सपेक्टिव को टोटली इग्नोर किया है। वो एक प्रैक्टिकल नहीं है गवर्नमेंट का ये ऑर्डर कि अगर बिजनेसेस इसको इम्प्लीमेंट कर पाएँ। अगर इसको इम्प्लीमेंट करवाना भी है तो गवर्नमेंट को इंडस्ट्री को सपोर्ट करना होगा, चाहे वो सब्सिडाइज इंटरेस्ट हो, टैक्स बेनिफिट्स हो, कोलैटरल फ्री फंडिंग फैसिलिटीज़ हो। ऑल्दो गवर्नमेंट ये सब चीज़ें अनाउंसमेंट कर रही हैं, बट ये पूरा नहीं रहेगा इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए। बिसाइड ऑफ दीज above facilities by the government to ensure the industry, no one can assure the business flow in future. जितनी भी स्पोर्ट्स गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी वो आज की डेट में कर रही है, उसके बेसिस पे हम जो भी डिसीजन लेते हैं, बिजनेस हमारा आने वाले टाइम में कैसा चलेगा इसकी कोई भी श्योरिटी नहीं है। ये जितने भी स्टेप्स हैं वी सजेस्ट कि आप इसको लॉकडाउन या उसके बाद भी चलाएं, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ने अभी देखने को मिला है, जैसे TCS है, TCS ने इंक्रीमेंट्स फ्रीज कर दिए हैं, उसके उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है। बजाज ऑटो ने 30% तक कट लगा दिए सभी की सैलरीज पर, और यूनियंस भी इसका सपोर्ट कर रही हैं। अगर हम इसकी फुल वेजेस और सैलरीज को पे करते हैं, सो दिस विल ड्रैग आवर बिजनेस इनटू रिसेशन, देयर इज नो डाउट। ऑल्दो payment of 70% of salaries is still impacting negative impact on our cash flow, but it is necessary, and how the cut should be made, that is entirely on case to case basis. So again ये वही सब चीज़ें हैं कि कैसे पेमेंट होनी चाहिए, ये सब इंटायरली डिपेंड करती हैं केस टू केस बेसिस पे। आप अपना सैलरी हाइक्स फ्रीज कर सकते हैं, या आप ऑल्टरनेटली ये भी कर सकते हैं कि आज के टाइम पे 50% कट के या 40% कट या 50% कट के साथ पेमेंट कर रहे हैं, और जितना भी आपका नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है उसको आप आने वाले टाइम में जो आप बोनसेस पे करते हैं उससे एडजस्ट कर सकते हैं। सो देयर आर मल्टीपल वेज, आपको कैसे एडजस्टमेंट करना है एम्प्लॉइज़ के साथ वो आपको केस टू केस बेसिस में देखना होगा। रिसेंटली जैसे कि पहले बताया, सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को चैलेंज किया गया है। सो मैटर हैज़ बीन ऑलरेडी रिक्वेस्टेड ऑन द अर्जेंट बेसिस थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अभी काम नहीं कर रही है। सो एज एंड सून इस पर कोई अपडेट आएगा तो वो भी हम आपको बताएंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आप करंट सिनेरियोस को साथ साथ मेजर्स उसको साथ साथ रेगुलर अपडेट रहिए, जो भी सर्कमस्टांसेस जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आप अपने बिजनेस में क्या क्या अमेंडमेंट कर सकते हैं, क्या चेंजेस कर सकते हैं, उसमें ऑल्टरनेट जो ढूंढने हैं आपको, वो सब चीज़ें भी आपको साथ साथ करनी होगी। हर बिजनेसमैन अपने बिजनेस से रिलेटेड कुछ ना कुछ उसमें लूप होल्स को यूज़ करते हुए अपनी सेविंग्स अपनी कॉस्ट को सेव कर सकता है, ऑल्टरनेट वेज ढूंढ सकता है अपनी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, नया प्रोडक्ट लाने के लिए, डिमांड्स को क्रिएट करने के लिए। हर बिजनेसमैन अपने अपने तरीके से उस पर वर्किंग कर सकता है। इसके लिए सिर्फ एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करने की ज़रूरत है। जो भी चेंजिंग सिनेरियोस हैं, आज की जो भी अपडेट्स हैं, उसके बेस पे आप कंटिन्यूसली वर्किंग करेंगे तो डेफिनेटली कोई ना कोई रिजल्ट जरूर आएगा। सो द सेवंथ मेजर, बहुत सारे बिजनेसेस के पास आइडियल फंड्स पड़े होते हैं जिसको वो यूज़ नहीं कर रहे इंटरेस्ट अर्न करने के लिए। सो वी रिकमेंड कि अपनी आइडियल फंड्स को आप यूटिलाइज़ करिए कि आप उसका इंटरेस्ट सेव कर सकें। बहुत सारे लोग हमारे इसमें ऑलरेडी इस फैसिलिटी को वेल कर रहे होंगे। ये हम लिक्विड फंड्स या डेट फंड्स और म्यूचुअल फंड्स के थ्रू हम कर सकते हैं, जिसमें अगर हमारे पास ये सब अगेन ये अमाउंट ये इफ़ेक्ट्स आएंगे अब वॉल्यूम के साथ। किसी के पास अगर 10 लाख 15 लाख 20 लाख किसी के पास स्पेयर पड़ा है, स्पेयर नहीं जो आपने रखा भी हुआ है, चाहे किसी को आपको पे करना है 1 महीने बाद पे करना है, तो उस 1 महीने के लिए उस फंड को अगर आप पार्क कर देते हैं तो उस पर आप सेविंग कर सकते हैं, उस पर आपको इंटरेस्ट अर्न होगा। सो कोई भी पेमेंट है जिसको अगर आप
पार्क कर देंगे थोड़ी देर के लिए, चाहे वो शॉर्ट ड्यूरेशन है 15 डेज, 30 डेज, 40 डेज, इन पार्किंग के थ्रू आपको जो इंटरेस्ट अर्न होगा ये भी एक आपको हेल्पफुल करेगा। इनफैक्ट एटलीस्ट आप इससे 1 या 2-3 लोगों की सैलरीज तो निकाल ही सकते हो अगर आप अपने आइडल फंड्स को पार्क करते हो। ऑल्दो ये पार्क करने से जो एक रेगुलर फ्लो होता है काम करने का वो इंटरप्ट जरूर हो सकता है, क्योंकि बार बार आपको इन्वेस्ट करना है, बार बार रिडीम करना है, बट ये सब चीज़ें डिजिटाइज हो सकती हैं और बड़े आराम से हो सकती है। सिंगल क्लिक पे पेमेंट आपके अकाउंट पे आ जाएगी, सिंगल क्लिक पे पेमेंट आपकी पार्क हो जाएगी। तो इससे अगर हम 2-3 सैलरीज भी निकाल पाते हैं, अपना लॉसेस कम कर सकते हैं, तो इट्स नॉट अ बैड आइडिया। यूजली वी रिकमेंड कि अगर 20 लाख के साथ हम शुरुआत करें तो इसका इफेक्ट बहुत अच्छा रहेगा। एट लास्ट, फ्यूचर में बिजनेसेस को कैसे रन करना है, गवर्नमेंट इंसेंटिव्स और अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे अवेल करना है, इस पर हमें रेगुलर ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होगी। रिसेंटली गवर्नमेंट बहुत सारी अनाउंसमेंट्स कर रही है और आने वाले टाइम में बहुत सारी अनाउंसमेंट्स अभी आएंगी भी, जिसमें वो सब्सिडाइज इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट सबवेंशन, इंसेंटिव्स देगी। कुछ सिलेक्टिव सेक्टर्स के लिए वो प्रमोट करेगी, लाइक हेल्थ केयर के लिए आजकल गवर्नमेंट दे रही है। अभी रिसेंटली में सिडबी ने ऑलरेडी कुछ 3 स्कीम्स निकाल भी दी हैं, लेकिन वो सारी की सारी इमीडिएट सप्लाई या किसी को कोई फैक्ट्री लगानी है रिलेटेड टू हेल्थ केयर, स्पेसिफिकली फॉर द फाइटिंग विद द कोविड-19 थ्रेट, उसी के लिए अभी गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज कर रही है। सो गवर्नमेंट की जो जो स्कीम्स आ रही हैं, अगर आपको उसको अवेल करना है तो उसके लिए आपको रेगुलर अपडेट रहना पड़ेगा। बहुत सारी कंपनीज जो इन सेक्टर्स में डील नहीं कर रही है, लेकिन अपनी लेबर को यूज़ करने के लिए, अपनी फिक्स कॉस्ट को ओवरकम करने के लिए वो वेंटिलेटर्स भी मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया, उन्होंने मास्क बनाने शुरू कर दिए हैं ताकि वो अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइज कर सकें। सो अगर हम इस पर रेगुलर अपडेट रहेंगे, अगर आप अपनी लेबर को यूज़ कर सकते हो फॉर द मेडिकल सेक्टर, या जैसे जैसे सिनेरियोज चेंज होते हैं उन सेक्टर्स में आप जिसको गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है और जिसकी इमीडिएट डिमांड है, उसके लिए अगर आप उसको अवेल करा सकते हैं तो उसको डेफिनेटली करेंगे, ये एक बहुत पॉजिटिव रहेगा। सो फ्रेंड्स, हमारा यूट्यूब चैनल भी है, फेसबुक पेज, ट्विटर पे आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कोई भी अपडेट चाहिए, टैक्स प्लानिंग के रिलेटेड कोई एडवाइस चाहिए, या कोई आपके कोई डिपार्टमेंट के टैक्स डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, आप उसके लिए हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।